हेलो क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टिल्टिंग ऑफ रेल और रेलवे का ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है टिल्टिंग ऑफ रेल? टिल्टिंग ऑफ रेल का दूसरा नाम है एजिंग ऑफ स्लीपर। तो एजिंग ऑफ स्लीपर बोलें या टिल्टिंग ऑफ रेल बोलें, एक ही बात है। टिल्टिंग ऑफ रेल में क्या होता है, जो बेस प्लेट होता है या स्लीपर होता है कहीं भी, वो हमारा हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। जो हमको स्लीपर इस तरह का जो दिखता है, जिसके ऊपर रेल हमारा होता है, ये कहीं भी हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। आप स्लीपर का डिजाइन जब भी देखेंगे तो स्लीपर जो हमारा होता है कुछ इस तरह का बना होता है। आप देखोगे स्लीपर को एक स्लोप में बना रहता है, तो और यहाँ एक स्लोप में रहता है, और यहाँ इस स्लोप के ऊपर हम रेल को लगाते हैं। तो स्लीपर का जो ये वाला स्लोप आपको दिखता है, ये यहाँ पे जो स्लीपर का स्लोप है वो 1:20 होता है। 1:20 का स्लोप होता है, 1:20 का। तो इस स्लीपर के ऊपर जब हम रेल जब रेल लगाते हैं, इस स्लीपर के ऊपर जब हम रेल को लगाते हैं तो हमको रेल कैसा दिखता है? टिल्टेड दिखता है। तो जो इस स्लीपर के ऊपर आप रेल लगाओगे वो अंदर की तरफ झुका हुआ दिखेगा। यहाँ पर जो रेल है हमारा अंदर की तरफ झुका हुआ दिखता है। तो इसी को हम बोलते हैं रेल्स आर टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 1:20। तो स्लीपर क्योंकि स्लोप में झुका हुआ है, इसीलिए जब हम रेल को उसके ऊपर रखते हैं तो रेल जो होता है टिल्ट हो जाता है। तो जितना स्लोप स्लीपर के अंदर था, उसी स्लोप से रेल भी हमारा क्या कर जाता है? टिल्ट कर जाता है अंदर की तरफ। तो इसी को आप एजिंग ऑफ स्लीपर बोलोगे या टिल्टिंग ऑफ रेल बोलोगे। तो इसका फायदा क्या हुआ, ये क्या कंट्रोल करता है? तो लेटरल बेंडिंग स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सेंट्रिक लोडिंग। एक्सेंट्रिक लोडिंग के वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस जब भी आता है तो वो एक्सेंट्रिक लोडिंग के वजह से आता है रेल के अंदर। तो उसके वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा उसको कंट्रोल करता है। दूसरा, बियर और टीयर, इनर एज पर रेल का बियर और टीयर ना हो जाए, उससे भी बचाता है। तो इनर रेल reduce wear and tear at inner edges of rail and on tread of wheel। तो रेल का जो इनर साइड है उसको भी ये बचाता है। अंदर की तरफ टिल्ट होता है। रेल का जो व्हील का जो शेप होता है वो भी कोनिकल होता है, और ये व्हील का जो फ्लैंज है, इसके बीच व्हील का फ्लैंज और रेल के बीच मिनिमम 1 सेंटीमीटर का गैप रखते हैं। तो कोनिकल शेप, क्योंकि रेल का शेप कोनिकल है तो वो आसानी से व्हील के ऊपर एडजस्ट कर जाए, इसलिए हम रेल को भी थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। तो कोनिंग का सारा जो डिसएडवांटेज था, वो डिमेरिट था जो कोनिंग ऑफ व्हील का, वो हमको एजिंग ऑफ स्लीपर में ख़त्म कर देता है। एजिंग ऑफ स्लीपर। आगे बढ़ते हैं। देखो इस फिगर में वही दिखाया गया है। यहाँ पे जो आपको स्लोप दिख रहा है स्लीपर में, स्लीपर कंक्रीट का जो स्लीपर है वो 1:20 का यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे भी। और रेल जो है इसके ऊपर रखा हुआ है, तो रेल आपको अंदर की तरफ आपको वो टिल्ट दिखाई देगा। अंदर की तरफ जो रेल है हमको टिल्टेड दिखाई देगा। तो इस फिगर में यही दिखाया गया है। इसी को आप एजिंग ऑफ स्लीपर या, देखो यहाँ पे स्लीपर का हाइट ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे स्लीपर का जो डेप्थ है वो कम क्यों रखते हैं? यहाँ पे ज़्यादा है डेप्थ, यहाँ पे कम है, क्योंकि लोड सारा यहीं पे आ रहा है। तो जहाँ पे ज़्यादा लोड आ रहा है वहाँ पे स्लीपर का डेप्थ को आप बढ़ा दिए, और स्लीपर को इकोनॉमिकल बनाने के लिए जहाँ पे लोड आ ही नहीं रहा वहाँ पे हम ज़्यादा मटेरियल क्यों खर्च करेंगे? तो स्लीपर को इकोनॉमिकल बनाने के लिए हम कुछ स्लीपर को इस तरह का शेप देते हैं। जहाँ काम है जहाँ पे उतना ही आम रखेंगे, तो इस तरह का स्लीपर रहता है। यहाँ पे उठा हुआ आपको दिखेगा, और यहाँ पे मटेरियल को बचाने के लिए कम मटेरियल लगे तो हमारा क्या होगा? स्लीपर जो होगा इकोनॉमिकल होगा, तो हमारा पैसा भी बच जाएगा। तो मटेरियल्स
का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्लीपर के डिज़ाइन में। इकोनॉमिकल बनाना ना हमको सब चीज़। फिर है हमारा अगला टॉपिक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ द ट्रैक। ट्रैक का ज्योमेट्रिक डिज़ाइन क्या है? तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ट्रैक का ज़रूरत क्यों पड़ा? स्मूथ एंड सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन को ट्रैक के ऊपर स्मूथली और सेफली रन कराने के लिए हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करते हैं। दूसरा मैक्सिमम स्पीड, हम जो ट्रेन हमारा है वो मैक्सिमम स्पीड पे चले, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमको कम टाइम लगे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ट्रैक को अच्छे से डिज़ाइन करें ताकि हमको मैक्सिमम स्पीड मिल सके ट्रेन का। कैरिंग हैवी एक्सल लोड, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन जो है गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सके, तो ज़्यादा गुड्स को या पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर लोड भी ज़्यादा आएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड को कैरी कर सके। इस तरह से हम ट्रैक को डिज़ाइन करते हैं। लेस मेंटेनेंस एफर्ट, जब हम डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाए तो फ्यूचर में हमको उसको मेंटेनेंस करने में कम एफर्ट लगाना पड़े, फ्यूचर में हमको मेंटेनेंस के लिए कम खर्चा, मैन पावर कम लगाना पड़े, कम खर्च लगे। तो इस तरह का हमारा डिज़ाइन होना चाहिए। गुड एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू का मतलब जब हम ट्रेन के अंदर बैठें तो बाहर का जो दृश्य है हमको अच्छा दिखना चाहिए, तो हम एस्थेटिक वैल्यू का भी ध्यान में रखकर ट्रैक का डिज़ाइन करते हैं। देयर इफ ऑल द अबव एलिमेंट्स आर प्रॉपरली डिजाइंड, पॉसिबिलिटी ऑफ डिरेलमेंट ड्यू टू डिफेक्ट्स इन द ट्रैक कैन बी अवॉइडेड। अगर आप इन सबको ध्यान में रखते हुए ट्रैक का डिज़ाइन करते हैं तो ट्रेन का जो डिरेलमेंट होने का चांस है, रेल से ट्रेन का हटने का जो चांस है वो कम हो जाएगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान में रखकर अगर ट्रैक का डिज़ाइन करते हैं तो आपको एक्सीडेंट का खतरा कम होगा। तो अगला का स्लाइड में क्या है? अब है सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा ट्रैक डिज़ाइन में, वो आता है ग्रेडियंट का। तो व्हाट इज ग्रेडियंट? तो ग्रेडियंट क्या है? तो ग्रेडियंट को समझने के लिए देखो, ग्रेडियंट का डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। इट इज द अमाउंट ऑफ स्लोप इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ ए रेलवे ट्रैक इज कॉल्ड ग्रेडियंट या ग्रेड। तो देखो, ट्रैक के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा ट्रेन मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में, मान लो इस ग्रेडियंट के ऊपर हमारा ट्रेन है, इस ग्रेडियंट के ऊपर हमारा ट्रेन रन कर रहा है, तो ट्रेन का जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं उसी को ग्रेड बोलते हैं। तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो थीटा का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब थीटा का वैल्यू नहीं बढ़ रहा, थीटा इज सेम, बट जो ग्रेडियंट है हमारा डाउनवर्ड से ए पर क्या है, ए अगर हम इसको ए माने और बी माने तो ये हमको कैसा मिल रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ऐसे ग्रेडियंट को आप बोलोगे राइजिंग ग्रेडियंट। और अगर अपवर्ड स्लोप से ऊपर से अगर कोई नीचे आ रहा है तो यहाँ पे जो आपको ग्रेड मिलेगा, जो थीटा का वैल्यू मिलेगा, वो हम उसको बोलेंगे फॉलिंग ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का दो नाम है, ग्रेडियंट को आप ग्रेड भी बोल सकते हो या फिर ग्रेडियंट भी बोल सकते हो। और ग्रेडियंट को ही समझने के लिए हम ग्रेडियंट का दूसरा भी नाम है हमारे पास स्लोप। तो स्लोप हम ग्रेडियंट को जनरली मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं, लेकिन रेलवे के डिज़ाइन में आपको या तो ग्रेड बोलोगे या ग्रेडियंट बोलोगे। तो या तो आप थीटा से डिनोट कर लो या 1/n, ग्रेडियंट को आप 1/n में या 1/x में बता सकते हो। तो यहाँ पर इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है कि 400 मीटर हॉरिजॉन्टल जाने पर 400 मीटर ए से सी, मान लो ए से यहाँ पे बी है, ए से बी तक जाने में 400 मीटर हॉरिजॉन्टल चलने पे आपको 1 मीटर का राइज मिलता है।
400 मीटर हॉरिजॉन्टल जाने पे 1 मीटर का राइज मिलता है। तो हमारा जो ग्रेडियंट हो गया 1/400 हो गया, 1/400। 1/400 को अगर आप परसेंटेज में बताओगे, मतलब 1 मीटर का राइज हुआ कितने मीटर में, 400 मीटर में। तो ये 1/400 गुना 100 कर दो, 1/400 इंटू 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 1/4, 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 0.25%। मतलब जो हम यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू आया, अगर हम उसको परसेंटेज में बताएं तो थीटा क्या आ गया, 0.25%, 0.25%। जो ग्रेडियंट का हमको वैल्यू मिला, यानी थीटा भी बोल सकते हो या जी भी बोल सकते हो, तो वही लिखा हुआ है। इफ देयर इज ए राइज ऑफ 1 मीटर इन 400 द ग्रेडियंट इज 1/400, या ग्रेडियंट को हम क्या लिख सकते हैं, 0.25%। तो इस फिगर में राइजिंग एंड फॉलिंग ग्रेडियंट बताया गया है। तो ग्रेडियंट का आप डेफिनेशन देख सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, रेलवे ट्रैक के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो हम स्लोप देते हैं उसे बोलते हैं हम ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आर प्रोवाइडेड, ग्रेडियंट क्यों प्रोवाइड करते हैं टू निगोशिएट राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के डायरेक्शन में जो राइज या फॉल आया उसी को ये क्या करता है, निगोशिएट करता है। निगोशिएट मतलब कि आप ग्रेडियंट अगर दे दोगे तो ट्रेन राइज या फॉल जितना डिग्री से हुआ उसको मेजर करेगा। उसको जो मेजरमेंट आएगा राइज या फॉल का, जो आप मेजरमेंट करोगे उसी को ग्रेडियंट बोलते हैं। राइजिंग ग्रेडियंट राइजेज द ट्रैक इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, वेयर एज फॉलिंग ग्रेडियंट कॉज ट्रैक टू गो डाउनवर्ड। तो राइजिंग ग्रेडियंट क्या है, ट्रेन के मूवमेंट के डायरेक्शन में आपको बढ़ता राइज करेगा, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, और फॉलिंग ग्रेडियंट ऊपर से नीचे आएगा। ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटेड, वही चीज़ है, 1/x या 1/n और एज परसेंट। तो ग्रेडियंट को आप 1/x, 1/n या परसेंट में दिखा सकते हो। अगले स्लाइड पे जाते हैं। ग्रेडियंट देने का हमको फ़ायदा क्या हुआ रेलवे ट्रैक में, किस लिए हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं रेलवे ट्रैक में, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म रेट ऑफ राइज और फॉल। मतलब कि ट्रेन किसी यूनिफॉर्म रेट से, थीटा का वैल्यू अगर हम फिक्स कर देंगे तो ट्रेन किसी थीटा वैल्यू से, मान लो ये थीटा वैल्यू आप फिक्स कर दिए, तो यूनिफॉर्म रेट से थीटा का या तो बढ़ेगा या फिर अगर फॉलिंग ग्रेडियंट दोगे तो घटेगा। तो थीटा को इसलिए फिक्स करते हैं ताकि एक ही एंगल से जो हमारा ग्रेडियंट है नीचे से ऊपर जाए। तो यूनिफॉर्म रेट से या तो राइज हो या फिर यूनिफॉर्म रेट से फॉल हो। टू रीच वेरियस स्टेशन लोकेटेड एट डिफरेंट एलिवेशन, मान लो यहाँ पर कोई स्टेशन ए है और यहाँ पे कोई स्टेशन बी है, तो ए से बी तक जाने के लिए ए है हमारा लोअर एलिवेशन पे और बी स्टेशन है हमारा हायर एलिवेशन पे। तो ए से बी पर जाने के लिए जब तक हम ग्रेडियंट नहीं देंगे आप कैसे जा पाओगे। तो लोअर स्टेशन से लोअर जो, तो वही बोल रहा है टू रीच वेरियस स्टेशन एट डिफरेंट एलिवेशन। अलग अलग एलिवेशन का मतलब होता है हाइट। अलग अलग हाइट पे अगर स्टेशन होगा तो वहाँ पर जाने के लिए हमको ग्रेडियंट देना पड़ता है। तीसरा फायदा है ग्रेडियंट का, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क। अर्थवर्क के कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम ग्रेडियंट देते हैं। मान लो ए से बी तक तुमको जाना है, तो ए से बी तक जाने के लिए दूसरा रास्ता है कि ए से बी तक हॉरिजॉन्टली चले जाओ। तो बी को आपको ए के लेवल में लाना होगा। एक बी स्टेशन को ए के लेवल में लाने के लिए आपको इतना कटिंग करना पड़ेगा। तो इस कटिंग को बचाने के लिए, इस अर्थ वर्क को, इतना मिट्टी, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ, तो इतना मिट्टी को आपको काटने के लिए पैसा लगेगा ना। अगर ए का और बी का आप लेवल सेम करना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा।
तो वही बोल रहा है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क में जो पैसा लगेगा उसके कॉस्ट को बचाने के लिए हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। ग्रेडियंट दे दिए तो हमको क्या करना पड़ा, कटिंग नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट ए से बी तक हम पहुंच गए। ये बता दिए हैं राइजिंग ग्रेडियंट क्या होता है और फॉलिंग ग्रेडियंट क्या होता है। टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कितने टाइप का होता है। ग्रेडियंट रेलवे इंजीनियरिंग में मेनली 4 तरह का है। कौन कौन सा, रूलिंग ग्रेडियंट पहला, दूसरा है मोमेंटम ग्रेडियंट, तीसरा है हमारा पूसर ग्रेडियंट का ही दूसरा नाम है हेल्पर ग्रेडियंट, और चौथा है हमारा ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड। तो ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड को हम मिनिमम ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिनिमम ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड को हम मिनिमम ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। तो एक एक करके सभी ग्रेडियंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रूलिंग ग्रेडियंट, अगर इस फिगर में देखो, रूलिंग ग्रेडियंट वो ग्रेडियंट है, मतलब रूलिंग ग्रेडियंट थीटा का वो वैल्यू है, रूलिंग ग्रेडियंट थीटा का वो वैल्यू है जो डिजाइन से आता है। मतलब जो डिजाइन करने पर, रेलवे ट्रैक का डिजाइन करने पे जो डिजाइन इंजीनियर होते हैं वो निकालते हैं थीटा का वैल्यू। यहाँ पे आपको जो ग्रेडियंट दिख रहा है ये रूलिंग ग्रेडियंट है। ट्रेन के मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है, ए से सी की तरफ जा रहा है ट्रेन इस ग्रेडियंट पे। तो थीटा जो रेलवे का डिजाइन इंजीनियर होते हैं वो अपने कैलकुलेशन से जो थीटा का वैल्यू निकालते हैं, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए वो ट्रेन का लोड, ट्रेन के ऊपर कितना लोड आएगा, और ट्रेन का जो लोकोमोटिव है, लोकोमोटिव मतलब इंजन है, इंजन का कितना कैपेसिटी है, इस इंजन का कितना कैपेसिटी है, पावर है कि कितना लोड को वो खींच सकता है। तो ट्रेन के लोड के ऊपर और लोकोमोटिव के पावर के ऊपर डिपेंड करता है ये रूलिंग ग्रेडियंट यानी थीटा। तो इन दोनों का को दिमाग में रखते हुए जो थीटा का वैल्यू निकलता है वो हमारा कहलाता है रूलिंग ग्रेडियंट। मतलब रूल से आया, मतलब डिजाइन फॉर्मूले से आया। तो रूलिंग ग्रेडियंट को आप कैसे समझ सकते हो कि रूलिंग ग्रेडियंट क्या है। रूलिंग ग्रेडियंट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट विच अलाउज यू टू ऑपरेट विथ सेम इंजन पावर इफेक्टिवली। मतलब कि रूलिंग ग्रेडियंट अगर आप कहीं पे प्रोवाइड करते हैं तो आपको एक इंजन के अंदर एक्स्ट्रा पावर देने की जरूरत नहीं है। तो वही बोल रहा है रूलिंग ग्रेडियंट इज दैट वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट which allows you to operate with the same engine power effectively। रूलिंग ग्रेडियंट आप अगर प्रोवाइड करते हैं तो इंजन का जो पावर होता है पहले से फिक्स होता है, उस इंजन के पावर को आपको बढ़ाना नहीं पड़ेगा आप अगर रूलिंग ग्रेडियंट देते हो तो इसको आप अगले लाइन में पढ़ सकते हो। व्हाइल ऑपरेटिंग ऑन दीज ग्रेडियंट, व्हाइल ऑपरेटिंग ऑन दीज ग्रेडियंट, ऐसे ग्रेडियंट पर हमको ट्रेन को ऑपरेट कराने के लिए वी नीड नॉट टू प्रोवाइड एनी एडिशनल इंजन पावर, वी नीड नॉट टू प्रोवाइड एनी एडिशनल इंजन पावर। ऐसे ग्रेडियंट पे आपको ट्रेन को चलाने के लिए इंजन के अंदर कोई एक्स्ट्रा पावर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिजाइन आया है, रेलवे डिजाइन इंजीनियर निकाले हैं इनको। तो आपको इंजन के पावर में छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको रूलिंग ग्रेडियंट का वैल्यू मिल जाता है बाय कैलकुलेशन। तो वही लिखा हुआ है दिस इज द डिजाइन ग्रेडियंट। ये क्या है, रूलिंग ग्रेडियंट क्या है, डिजाइन ग्रेडियंट है। बिकॉज इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लोकोमोटिव, क्योंकि ये लोकोमोटिव के परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है, उसके बेसिस पर निकाला गया। एट द सेम टाइम इट ट्राइज टू look at the total amount of load which that locomotive can take up along with it while negotiating any gradient without any loss or major loss in the speed of movement। ऐसे ग्रेडियंट पर अगर आप ट्रेन को चलाते हो तो ट्रेन के स्पीड में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये डिजाइन फॉर्मूला से निकाला गया है। तो यहाँ पर हमारा रूलिंग ग्रेडियंट खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं रूलिंग ग्रेडियंट।
तो रूलिंग ग्रेडियंट क्या है? मैक्सिमम ग्रेडियंट विच मे बी परमिटेड ऑन द सेक्शन ऑफ ट्रैक। तो रूलिंग ग्रेडियंट वो ये मैक्सिमम ग्रेडियंट है जो कि किसी ट्रैक पे परमिटेड है, क्योंकि इसको बाय डिजाइन निकाला गया है। तो रूलिंग ग्रेडियंट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट जो कि किसी भी ट्रैक पर। तो मैक्सिमम ग्रेडियंट को क्या बोलोगे? स्टीपेस्ट ग्रेडियंट भी बोल सकते हो। स्टीप का मतलब मैक्सिमम। इट इज डिटरमाइंड बाय मैक्सिमम लोड दैट ए लोकोमोटिव कैन हॉल विथ मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। ये इस रूलिंग ग्रेडियंट को किसके बेसिस पे निकाला गया है? मैक्सिमम लोड को ध्यान में रखते हुए कि जो एक लोकोमोटिव हॉल कर सकता है, मतलब एक लोकोमोटिव उस हॉल मतलब होता है मूव कराना या खींचना। हॉल का मतलब, हॉलिंग का मतलब होता है मूव कराना या खींचना। तो जो लोकोमोटिव का मतलब होता है इंजन। लोकोमोटिव का मतलब क्या होता है? ट्रेन का जो अगला सबसे अगला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंजन। लोकोमोटिव का मतलब होता है इंजन, क्योंकि ये मैक्सिमम लोड को कंसीडर करते हुए निकाला गया है और विथ मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। एक्स्ट्रा पुल रिक्वायर्ड बाय लोकोमोटिव ऑन एनी ग्रेडियंट विथ थीटा इंक्लिनेशन। मान लो किसी थीटा इंक्लिनेशन पे कोई ट्रैक है, थीटा इंक्लिनेशन पे, तो एक्स्ट्रा पोल कितना रिक्वायर होगा किसी लोकोमोटिव का? तो जो एक्स्ट्रा पोल रिक्वायर होगा, P मतलब एक्स्ट्रा पोल, एक्स्ट्रा पावर आपको कितना चाहिए लोकोमोटिव के अंदर अगर थीटा ग्रेडियंट कहीं पे आप प्रोवाइड करते हो, तो वो होता है उसका फॉर्मूला W साइन थीटा। बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन को आप कंसीडर नहीं भी कर सकते हो, थीटा को थीटा ही ले लो। तो इसको आप सिंपल लिख सकते हो W इंटू ग्रेडियंट, W इंटू ग्रेडियंट। तो यहाँ पे ग्रेडियंट का वैल्यू दिया हुआ है, W का वैल्यू दिया हुआ है 500 टन और ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है? 1 in 100। 1 in 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, आपको कितना मिल गया? 5 टन। 5 टन। तो एक्स्ट्रा पोल आपको कितना रिक्वायर पड़ा इंजन में? अगर कोई कहीं पे आप ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हो तो वो हमको एक्स्ट्रा 5 टन, अगर हमारा ग्रेडियंट 1 in 100 का है। लेकिन आप अगर रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करोगे तो आपको इंजन के अंदर एक्स्ट्रा पावर देने की ज़रूरत नहीं है। इंजन उतना उसी पावर का यूज करके उस ग्रेडियंट को आसानी से पार कर जाएगा, अगर आप रूलिंग ग्रेडियंट सही से डिजाइन करते हो तो आपको ये 5 टन का एक्स्ट्रा पावर लोकोमोटिव के अंदर देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो रूलिंग ग्रेडियंट का कुछ वैल्यू है जिसको आप याद रख सकते हो फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वन लोकोमोटिव, अगर किसी ट्रेन में एक ही लोकोमोटिव लगा हुआ है, सिंगल लोकोमोटिव के लिए अगला जो पोर्शन होता है वो लोकोमोटिव होता है, तो सिंगल लोकोमोटिव का रूलिंग ग्रेडियंट में अगर एक इंजन वाला ट्रेन है तो रूलिंग ग्रेडियंट कितना होना चाहिए? तो प्लेन एरिया के लिए जो रूलिंग ग्रेडियंट का वैल्यू होता है 1 in 150 से लेकर 1 in 250, इसके बीच में आप रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हो प्लेन एरिया। और हिली एरिया के लिए 1 in 100 से लेकर 1 in 150। तो आप इसको याद रख सकते हो, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि सिंगल लोकोमोटिव, वन लोकोमोटिव के लिए रूलिंग ग्रेडियंट का वैल्यू कितना होगा प्लेन एरिया के लिए और हिली एरिया के लिए। तो once a ruling gradient is specified for a section, then all other gradient provided in that section should be flatter than the ruling gradient after making due compensation for curvature। तो एक बार आपका रूलिंग ग्रेडियंट डिजाइन हो गया, स्पेसिफाइड मतलब डिजाइन हो गया किसी भी सेक्शन का, तो जितना भी ग्रेडियंट आप उस सेक्शन पर दोगे वो रूलिंग ग्रेडियंट से फ्लैटर होना चाहिए। रूलिंग ग्रेडियंट से फ्लैटर होना चाहिए मतलब रूलिंग ग्रेडियंट से कम होना चाहिए। बिकॉज रूलिंग आफ्टर मेकिंग ड्यू कंपनसेशन फॉर कर्वेचर, तो कहीं भी अगर कर्वेचर आता है, कर्व आ जाता है, तो वहाँ पे हमको ग्रेडियंट को कंपनसेट करना पड़ता है। कंपनसेट का मतलब होता है कम करना पड़ता है। तो अभी हम ग्रेड कंपनसेशन में पढ़ेंगे कि क्या होता है ग्रेड कंपनसेशन, बाद में देखते हैं। दूसरा है मोमेंटम ग्रेडियंट। पहला था रूलिंग ग्रेडियंट और दूसरा क्या आ गया हमारा मोमेंटम ग्रेडियंट। तो देखो मोमेंटम ग्रेडियंट क्या है। मोमेंटम ग्रेडियंट स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट।
मोमेंटम ग्रेडियंट है ये क्या है, रूलिंग ग्रेडियंट से स्टीपर है मोमेंटम ग्रेडियंट। मतलब कि मोमेंटम ग्रेडियंट का जो वैल्यू होता है वो रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा होता है। देखो कहाँ पे प्रोवाइड हम करते हैं मोमेंटम ग्रेडियंट, इस इमेज से आपको क्लियर होगा। इस इमेज में ये दिखाया गया है कि मोमेंटम ग्रेडियंट हम कहीं पे भी अगर डाउनवर्ड, ये क्या है डाउनवर्ड, और ये क्या है अपवर्ड स्लोप, मतलब आपको कहीं पे अगर डाउनवर्ड ग्रेडियंट, ये क्या है हमारा डाउनवर्ड ग्रेडियंट, डाउनग्रेड, और यहाँ पे है हमारा अपग्रेड, अपग्रेड। तो आपको कहीं पे किसी ट्रैक पे अगर आपको डाउन ग्रेडियंट और अपवर्ड ग्रेडियंट एक साथ मिल जाता है तो यहाँ पर आपको थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ग्रेड का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उस स्लोप का जो वैल्यू होगा उस स्लोप को हम बोलते हैं मोमेंटम ग्रेडियंट। तो मोमेंटम ग्रेडियंट एक आप कहाँ पर कैलकुलेट करोगे, जहाँ पे डाउनवर्ड ग्रेडियंट और अपवर्ड ग्रेडियंट एक साथ आ जाता है। तो मोमेंटम ग्रेडियंट क्या करेगा, मान लो ये साइकिल रेसर है, साइकिल रेसर अगर इस स्लोप ऊपर से नीचे जा रहा है तो इसका कुछ वेलोसिटी v होगा, इसका कुछ वेलोसिटी v होगा, और इसका मास कुछ m है। तो मास इंटू v, m इंटू v क्या होता है मोमेंटम। तो जो इसका मोमेंटम है, इस मोमेंटम से ये नीचे जाएगा और इसी मोमेंटम का वो यूज कर लेगा यहाँ से नीचे से ऊपर जाने में, क्योंकि इसका मोमेंटम है। तो इस अगर ऊपर से नीचे गया तो इसका मोमेंटम बढ़ा, तो इस मोमेंटम को यूज कर लेगा यहाँ नीचे से ऊपर जाने में। तो मोमेंटम ग्रेडियंट का ये फायदा होता है कि आपको एक्स्ट्रा से कोई इंजन में कोई पावर देने की जरूरत नहीं है। अपना इंजन ट्रेन आसानी से मोमेंटम का यूज करके ग्रेडियंट को कंपनसेट कर लेता है, पार कर लेता है। तो देखो ऊपर से अगर कोई नीचे जा रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि नीचे ऊपर से नीचे जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा, और इस काइनेटिक एनर्जी का यूज कर लिया ये नीचे से ऊपर जाने में। तो मोमेंटम ग्रेडियंट देने का ये हमको फायदा मिल जाता है। तो ये प्रैक्टिकल फिगर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अगर ट्रेन ऊपर से नीचे आया फिर नीचे से ऊपर चला गया तो ये ग्रेडियंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो स्लोप आपका आएगा वो हमारा हो जाएगा मोमेंटम ग्रेडियंट। पढ़ लो अब, मोमेंटम ग्रेडियंट इज स्टीपर ग्रेडियंट। मोमेंटम जो है रूलिंग ग्रेडियंट से स्टीपर होता है, ज़्यादा होता है। देख नहीं रहे हो कितना बड़ा स्लोप आ गया है। टू ओवरकम मोमेंटम गेदर्ड व्हाइल हैविंग अ रन इन प्लेन और फॉलिंग ग्रेडियंट इन वैली। तो ये कहाँ प्रोवाइड करते हैं, प्लेन में भी, प्लेन एरिया में भी, या वैली वाले एरिया में, पहाड़ी इलाके में जनरली आपको ये मोमेंटम ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। यूज एडिशनल काइनेटिक एनर्जी रिसीव ड्यूरिंग रन। इससे क्या होता है, व्हीकल को, कोई भी गाड़ी को आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, उसका यूज कर लेता है ये। नो ऑब्स्ट्रक्शन लाइक सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड ऑन दिस सेक्शन। मोमेंटम ग्रेडियंट जहाँ पर भी है ऐसे सेक्शन पे कोई भी सिग्नल आपको नहीं देना है। मतलब इस ग्रेडियंट को ट्रेन जितना जल्दी कवर कर जाए, जितना जल्दी पास कर जाए, हमारे लिए उतना अच्छा होगा, सेफ होगा। तो सिग्नल उग्नल अगर आप दे दोगे तो क्या आ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, मतलब रुकावट आ जाएगा ट्रेन के गति में। ट्रेन के वेलोसिटी अगर कम हो गया तो ये ग्रेडियंट पे ट्रेन क्या होगा, फंस जाएगा। तो यहाँ पे आपको ट्रेन को रुकने नहीं देना है, यहाँ पे ट्रेन जितना जल्दी पास कर जाए वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मोमेंटम ग्रेडियंट पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, वही लिखा हुआ है। तीसरा है हमारा पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट। पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट, इसमें क्या करते हैं, ग्रेडियंट स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा लोकोमोटिव। वैसा ग्रेडियंट जो कि मान लो, देखो इस यहाँ पे ये है हमारा रूलिंग ग्रेडियंट और ये है हमारा मान लो पुशर ग्रेडियंट। तो रूलिंग ग्रेडियंट का वैल्यू θ1 था और पुशर ग्रेडियंट का वैल्यू θ2 है, θ2 है। तो वैसा ग्रेडियंट जो रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा हो, ये वाला जो आपको हाइट दिख रहा है ये क्या है,
ये θ2 है, θ2। तो अगर आपको ग्रेडियंट स्टीपर मिल जाए रूलिंग ग्रेडियंट से, रूलिंग ग्रेडियंट से अगर ग्रेडियंट आपको ज़्यादा मिल जाए, तो वैसे केस में हमको एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव का जरूरत पड़ता है, एक्स्ट्रा लोकोमोटिव। इट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ रेलवे सेक्शन एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट। देखो क्या हो रहा है, आप कहीं पे ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हो और वो जो ग्रेडियंट है वो रूलिंग ग्रेडियंट से आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो वैसे ग्रेड पर ट्रेन चलाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लोकोमोटिव लगा देते हैं। देखो यहाँ पे एक लोकोमोटिव, एक इंजन आगे लगा हुआ है, एक इंजन फर्स्ट, पहला ये इंजन आपको आगे दिख रहा होगा, और एक इंजन इसके पीछे लगा हुआ है। इस ट्रेन में एक दूसरा इंजन लगा हुआ है पीछे। तो इस कहीं पे अगर रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा ग्रेड मिल जाता है तो वो उसको ट्रेन को पास कराने के लिए हम ट्रेन के अंदर दो इंजन लगाते हैं, दो लोकोमोटिव लगाते हैं। एक्स्ट्रा लोकोमोटिव आज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दीज ग्रेडियंट। तो देखो एक ग्रेडियंट, एक लोकोमोटिव पीछे है और एक लोकोमोटिव आगे है, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स्ट्रा हमको इंजन का जरूरत पड़ता है अगर आप ग्रेडियंट स्टीपर हो रूलिंग ग्रेडियंट से। तो ट्रेन को खींचने के लिए हमको एक्स्ट्रा पावर का जरूरत पड़ता है। तो एक्स्ट्रा पावर को कब कैसे मिलेगा, हम दो इंजन का यूज कर लेंगे। तो पुशर ग्रेडियंट का दूसरा नाम है हेल्पर ग्रेडियंट, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया हेल्पर ग्रेडियंट कि एक एक्स्ट्रा इंजन आप इसको पीछे से भी पुश कर रहा है। एग्जाम्पल देख सकते हो पुशर ग्रेडियंट का, इन दार्जिलिंग रेलवे, दार्जिलिंग कहाँ है, दार्जिलिंग रेलवे में आप देखोगे वेस्ट बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग। 1 in 37 pusher gradient is used on western Ghat broad gauge track and north gauge track in 1 in 25 is provided। तो दार्जिलिंग रेलवे ट्रैक में 1 in 37 का पुशर ग्रेडियंट दिया हुआ है वेस्टर्न घाट में, जो कि है कैसा ब्रॉड गेज ट्रैक है, और नैरो गेज ट्रैक इज 1 in 25, ये स्लोप है। तो दार्जिलिंग रेलवे में आप पुशर ग्रेडियंट का हेल्प, तो दार्जिलिंग रेलवे एक पीछे इंजन लगा देगा, एक आगे इंजन लगा देगा, उसको हेल्प कर देगा ट्रेन को खींचने में। पुशर ग्रेडियंट हो गया। अब ग्रेडियंट एट स्टेशन यार्ड, इसका दूसरा नाम हम क्या बोले थे, ये मिनिमम ग्रेडियंट होता है, मिनिमम ग्रेडियंट होता है। तो आप कहीं स्टेशन में जाते हो, स्टेशन में गए हो, सब लोग स्टेशन गया हो, देखो ये स्टेशन है, इस स्टेशन में ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये सब स्लोप जो दिख रहा है, ये सब क्या करता है, और है कोई इमेज, स्टेशन या स्टेशन यार्ड में जो हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं मिनिमम ग्रेडियंट या ग्रेडियंट एट स्टेशन यार्ड। क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि बारिश अगर हो, अगर कहीं बारिश हो तो ये मान लो स्टेशन पे सब लोग देखता होगा, एक पटरी ऐसे लगा रहता है और दो पटरी के बीच में गैप होता है, एक पटरी इधर का साइड रहता है, यहाँ का बीच में गैप होता है, और यहाँ पे हमारा क्या लगा रहता है, पाइप लगा रहता है, ये पाइप लगा रहता है। ये पाइप क्या काम करता है, ट्रेन का साफ सफाई का काम करता है। ये पाइप क्या करेगा, दोनों ट्रैक में अगर गंदगी हो गया तो साफ सफाई का काम करेगा, और ट्रेन के अंदर पानी पहुंचाने का भी काम करता है। तो देखो कहीं भी स्टेशन में आप जाते हो तो दो पटरी के बीच में गैप होता है, और उस गैप में आप पाइप देखोगे पानी का, तो पानी का पाइप, तो यहाँ पर पाइप, ये यहाँ पे जो स्लोप देते हैं इस ग्राउंड के ऊपर, ताकि बारिश हो तो पानी ड्रेन हो जाए इस नली में। तो यहाँ पे जो हम स्लोप देते हैं उसी को बोलते हैं क्या, ग्रेडियंट एट स्टेशन यार्ड। तो एज पर पॉसिबल ट्रैक अलोंग द स्टेशन एंड स्टेशन यार्ड शुड बी लेवल और ग्रेडियंट शुड बी सफिशिएंटली लो। तो स्टेशन पर जो हम स्लोप देते हैं बहुत ही कम स्लोप देते हैं, टू प्रिवेंट स्टैंडिंग व्हीकल फ्रॉम रोलिंग एंड मूविंग अवे फ्रॉम द यार्ड ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये कम स्लोप क्यों देते हैं, जो ट्रैक होता है, जो स्टेशन पे जो हम ट्रैक बनाते हैं वहाँ पे कम स्लोप क्यों देते हैं। अगर हम मान लो ज़्यादा स्लोप दे दिए तो ट्रेन क्या होगा, आगे या पीछे मूव कर जाएगा, तो इसलिए कम स्लोप देते हैं, बहुत ही मिनिमम कम स्लोप होता है। दूसरा, टू रिड्यूस एडिशनल रजिस्ट्री फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए लोकोमोटिव टू एक्सटेंट पॉसिबल। तो दूसरा कारण है कम ग्रेडियंट देने पर स्टेशन
स्टेशन वगैरह में कम ग्रेडियंट देने का दूसरा कारण है कि ट्रेन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमको ज़्यादा पावर का जरूरत पड़ता है। अगर मान लो स्टार्टिंग के टाइम में ही आपका स्लोप ज़्यादा हो गया तो ट्रेन को खींचना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मिनिमम स्लोप हम प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम ग्रेडियंट फ्रॉम ड्रेनेज कंसीडरेशन, तीसरा कम स्टेशन पे कम ग्रेडियंट देने का तीसरा फायदा क्या हो जाता है कि ड्रेनेज कंसीडरेशन का भी हमको ध्यान रखना होता है। पानी नहीं, बारिश उरिश हो गया तो पानी आसानी से निकल सके, तो ड्रेनेज के कंसीडरेशन 3 फायदा हो गया हमको ग्रेडियंट एट स्टेशन यार्ड का। पहला कि जो ट्रेन है वो ज़्यादा अगर स्लोप दे देंगे तो अपने वेट की वजह से आगे पीछे मूव कर जाएगा ग्रेविटी की। दूसरा, अगर ज़्यादा स्लोप दे दिए तो ट्रेन को स्टार्ट करना मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा इन पावर का जरूरत पड़ेगा, इंजन का कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा, मिनिमम ग्रेडियंट ताकि ड्रेनेज हमारा आसानी से हो सके, पानी निकल सके। तो देखो, ऑन इंडियन रेलवे मैक्सिमम ग्रेडियंट परमिटेड इज 1 in 400 इन स्टेशन यार्ड एंड मिनिमम ग्रेडियंट इज 1 in 1000। तो इंडियन रेलवे ने इसको याद रखना है कि जो ग्रेडियंट एट स्टेशन यार्ड होता है वो मैक्सिमम आप 1 in 400 दे सकते हो और मिनिमम कम से कम आपको 1 in 1000 तो देना ही देना है। तो ये वैल्यू है ग्रेडियंट का स्टेशन यार्ड में कि मिनिमम आपको 1 in 1000 देना है और मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो 1 in 400। अब आ गया हमारा ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू क्लास। अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, तो समझाने का प्रयास किया जाएगा आपको।